जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे अजला हैं जिनका नुकसान सियासतों ने किया है और ऐसा ही एक इलाका गुरेज आता है जो सियाहती अगर हिसाब से देखें तो बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन आज भी वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी जो है उससे वो लोग महरूम हैं। सिर्फ रोड कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी बुनियादी सहूलियात जो लोगों को साल 2025 में या 21वीं सदी में होनी चाहिए थी उससे वो लोग महरूम हैं। मेरे साथ एमएलए गुरेज नज़ीर गुरेजी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया टीएसएल के साथ जुड़ने के लिए गुरेजी साहब। गुरेजी साहब, जानना चाहूँगी आपने असेंबली के अंदर अपने लोगों की मसाइल जो हैं वो भी रखे हैं, आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से यानी कि आज के दौर में भी आज की सदी में भी लोग इन जो हमारी बुनियादी सहूलियात हैं उनसे महरूम हैं? देखिए, गुरेज एक पसमानदा इलाका है, दूर दराज इलाका है, लेकिन बहुत खूबसूरत इलाका है। इस बार आप भी डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया पूरे मुल्क में, फर्स्ट गोल्ड में। तो अभी शुरुआत हुई है। पिछले 15-16 साल से वहाँ तरक्की की राह पे गामजन है। पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली आ गई। आहिस्ता आहिस्ता पानी नहीं था, पानी आ गया। वहाँ सड़कें नहीं थी, सड़कें बन गई हैं और कोशिश कर रहे हैं उसको जोड़ने की। जहाँ तक आपने कम्युनिकेशन की बात की, सही मानों में एक अच्छा रोड होना चाहिए गुरेज जाने के लिए। आप 85 किलोमीटर जो है, अगर आपको 3 घंटे जाने में लगेंगे 85 किलोमीटर पे, तो ये बहुत मुश्किल है तो लोगों को ट्रैवल करना। तो उसको नेशनल हाईवे बनाने के लिए मैंने, जब मैं 2014 में एमएलए था तब लिखवाया था, लेकिन 14 के बाद फिर 17 में फिर मैंने कोशिश की कि मैं उसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कराऊं। और उसके बाद शायद हुआ होता, जो बीच में 5-6 साल गैप रहे उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो नतीजतन हम वहीं के वहीं रहे। इन 6 सालों में जो हमने थोड़ी बहुत तरक्की की थी वो भी ख़त्म हो गई। जहाँ तक सवाल है, अब की बार उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने उनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है कि गुरेज को नेशनल हाईवे डिक्लेयर होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर गौर खोज करके इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर करेगी। बिजली का सवाल है, बिजली तो अभी चंद गाँवों में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन कुछ महीनों के लिए, कल भी आपने देखा होगा मैंने असेंबली में बोला कि इस पर एक 132 kV लाइन बिछाने की ज़रूरत है, ताकि विंटर में जो हमारा शदीद बर्फ़बारी होती है उसमें कम से कम उस तारों को नुकसान ना हो, पोलों को नुकसान ना हो, जिससे अनट्रस्ट इंटरप्रेटेड जो है पावर चला जाए। तो कोशिश में लगे गुरेज को आगे ले जाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा 3-4 साल के अंदर अंदर, मैं नहीं कहूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं वो सबको मिलेंगी। जैसे आपने खुद कहा कि ये बड़ा ही पसमानदा इलाका है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत सारे गरीब तबके के लोग, बीपीएल एपीएल वाले लोग रहते होंगे। तो जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम राशन जो है गरीब आवाम को देंगे, जो मुफ्त राशन है, या जिस तरीके की बिजली मुफ्त की बात की गई थी, तो वो एएवाई तक ही मुख्तस कर दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि वो बीपीएल वाले या एपीएल वाले उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते? जब मैं सेक्रेटरीट में आया था 6 साल के बाद, मुझे लगता था यहाँ ख़जाने भरे होंगे, लेकिन यहाँ ख़जाने खाली है। हमारी माली हालत ठीक नहीं है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने एक शुरुआत की, एएवाई से अपनी शुरुआत की, और हम भी देखते हैं अगर हमें ज़कात देना हो या दान करना हो तो हम देखते हैं जिसके पास पहले खाना नहीं होगा उसको दान करते हैं। ज़कात उसी को देना है जिसके पास। तो पहले शुरुआत हमने एएवाई से किया, जिनके पास, बेचारों के पास न रहने को मकान है, न खाने को रोटी है, तो न वो बिजली का पैसा दे सकते हैं। तो एएवाई से हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते बढ़ते बीपीएल तक पहुंचेंगे, और एक 5 साल के बाद आप जब हमारा रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे उस वक्त जितने भी हमने जो वादे किए हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे उन वादों में हम पूरा उतारने की कोशिश करेंगे। यानी कि उम्मीद है कि आप बीपीएल वाले या एपीएल वाले उम्मीद रखें आपसे कि आइंदा वक्त में आप 4-4.5 साल के लगभग वक्फे से पहले आप उन लोगों को वो सब देंगे जिनका आपने वादा और किया था। बिल्कुल, इंशाल्लाह हमने जो वादे किए हम उस पर उतरने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस रियासत की हालत ठीक नहीं है। इस रियासत में हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो ख़राब है। हम टैक्स लगा नहीं सकते हैं, और ये रियासत सिर्फ एक चीज़ के लिए बड़ी मशहूर थी, पानी के ज़ख़ायर हमारे पास थे जिससे हम बिजली पैदा कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी गारंटी दी नहीं।
जिससे हम बिजली भी हम बाहर से खरीद के लाते हैं। बिजली भी हम बाहर से खरीद के लाते। इसकी वजह है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया नहीं है, कभी गारंटी देती, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट लाते, इन्वेस्टमेंट करने के बाद बिजली पैदा करते और आज ये रियासत खुशहाल रियासत यानी होती। कि जो चीज़ जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए होनी चाहिए थी वो हम बाहर सप्लाई करें। यस डेफिनेटली। आप देख लीजिए हमारे कितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो एनएचपीसी लेके हैं और 20-20, 30-30 साल से एनएचपीसी उस पर काबिज है, उनको वापस करना चाहिए था। अब आप रोड कहीं बनाते हो प्राइवेट सेक्टर में तो वो क्या करते हैं, रोड का टोल लगाते हैं और टोल जब उनका वो पैसा आता है, प्रॉफिट आता है, उसके बाद वो टोल ख़त्म किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक बदकिस्मत ऐसी स्टेट है जहाँ एनएचपीसी ने तमाम प्रोजेक्ट्स पे कब्जा कर रखा है। वो पैसा कमा रहे, ये पानी हमारा है और हमको बिजली नहीं है। तो इस पर कोशिश करनी चाहिए। मुझे याद है सजाद लोन साहब ने एक दिन मुझसे कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछले टेनवर में एक चीज़ मानना पड़ेगा, पावर सेक्टर में उसने एक लाही अमल तैयार किया था, एक रोड मैप का तैयार किया था, लेकिन बाद में उसमें काम नहीं हुआ। फिर पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत में तो उसको पस्त पुश डाला गया। शायद अगर वो कंटिन्यूसली चलता रहता, उस पर काम किया जाता तो आज रियासत की हालत ये नहीं होती। गुरेज साहब, जानना चाहूँगी गैर मुकामी जो बाशिंदे हैं उनको यहाँ पर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए ज़मीनें दी गई हैं। आपको नहीं लगता कि जो लोगों के फ़ायदे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए होना चाहिए था, क्योंकि बाहर से अगर इंडस्ट्रीज़ आती हैं या गैर मुकामी हमारे जम्मू कश्मीर में आके बसते हैं तो ऐसे में इन लोगों के यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर नहीं है जहाँ पर वो नौजवान जो आज हम सड़कों पर देख रहे हैं उनको कहीं पर एडजस्ट किया जा सके। तो क्या लगता है आपको कि गैर मुकामी लोगों का जम्मू कश्मीर में आना आपको किस तरीके से लगता है? देखिए, मुल्क ये रियासत पूरे मुल्क की है, उसमें शक नहीं है। लेकिन जब हम 370 की बात करते थे तब यही लोग या आप मीडिया वाले लोग छालते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी बात कर रही है 370 की जैसे कोई आज़ादी मांग रहा हो। 370-35 एक जाने का आज लोगों को पता चलता है कि 35 और 370 क्या था। अगर 370 हटाने से मुल्क का फ़ायदा हुआ होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी थी जो पहले हाथ खड़ा करती कि हिंदुस्तान को, पूरे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, 370 हटना चाहिए। 370 हटाने से सिर्फ बीजेपी का फ़ायदा हुआ, पूरे मुल्क में उन्होंने बेचा उसको वोट के लिए। और जहाँ तक आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर रही है, ठीक है बाहर से लोग आने चाहिए, लेकिन क्या उन्होंने इंडस्ट्री लगाई यहाँ या नहीं लगाई? ये रेवड़ियाँ बांटी है इन्होंने, ये ज़मीनें जो है रेवड़ियों की तरह बांटी, जिसको मर्जी हो गया 10 कनाल दे दिया, 100 कनाल दे दिया। आप खुद सोचो, श्रीलंका के एक क्रिकेट प्लेयर को 2000 कनाल दे दिया कि 200 कनाल, मुझे ये पूरा पता नहीं है। तो ये रेवड़ियाँ बांटी गई है। मैं गवर्नमेंट से, मैं सीएम साहब से मैंने अपील की है, गवर्नमेंट से भी अपील किया है कि इस पर एक इन्वेस्टिगेशन लगाना चाहिए। जिन लोगों ने सही मानों में इंडस्ट्री लगाई और हमारे लोगों को रोज़गार दे दिया, चाहे वो 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, लोगों को रोज़गार दे दिया, उनको क्यों हम वापस ले लेंगे? लेकिन आपने ज़मीनें अलाट की और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो आके कल उनको बेचेंगे दूसरों को और प्लाटबंदी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये रेवड़िया पार्टी है, वक्त आएगा, स्टेट वापस आएगी, हम इस पे पूरा कार्रवाई करेंगे। आपने 370 और 35A की बात की, आपके मैनिफेस्टो में भी था जिस पर आपने पूरे का पूरा इलेक्शन जो है वो जीता है, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं पर भी बात करते हुए 370 और 35A पर नज़र नहीं आई, क्योंकि स्टेटहुड को लेकर ज़रूर उसने बात की है, मांग की है, और उसकी तस्दीक जो, या हम कहें कि उसकी एक यकीन दहानी LG मनोज सिन्हा ने भी अपने पहले एड्रेस में दी है। देखिए, स्पेशल स्टेटस हमने एक रेजोल्यूशन पास किया। व्हाट इज स्पेशल स्टेटस? जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था क्या? जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 था, और अंडर आर्टिकल 370 क्या था कि 3 चीज़ें उनके पास थी, बाकी हमारे पास थी। 4 चीज़ें उनके पास थी। डिफेंस था उनके पास, मुल्क के पास करेंसी थी, मुल्क के पास रसो रसायल थे, मुल्क के पास, तो बाकी चीज़ें हमारे अपना था। तो स्पेशल स्टेटस मीन्स आप 370 के अंदर हमें जो कुछ मिला था उस पर हम बातचीत करें आके आपस में। तो उसमें कहाँ 370 की बात नहीं हुई? आप कहोगे कि 370 की बात नहीं हुई। हमने कहा स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस हमको क्या मिला था? हमको तब मिला था वो अंडर आर्टिकल 370 मिला था, और तब मिला था वो ये जब हमने एक्सेशन किया था गवर्नमेंट ये अपने मुल्क के साथ। तो ये कहना कि आपने बात नहीं करते, हम हमेशा बात करते हैं। हमने असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन बड़ा कमज़ोर आपका रेजोल्यूशन बताया गया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से। वो क्या बोलेंगे? आपके अंदर के तार जो हैं वो जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप उनके साथ उलझना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
वो सच कहते हैं, क्योंकि 370 तोड़वाने में किनका हाथ रहा, इस रियासत को कमज़ोर करने में। अब मेरा मुंह नहीं खोलना चाहिए, अगर ये वहीं बकवास करते रहेंगे फिर हम बताएंगे कि इस रियासत को कमज़ोर किन्होंने किया। इस रियासत को हमेशा कमज़ोर करने की जो मुहिम में पेश कौन लोग थे। फिर लास्ट कफेन में जब कील ठोका तो किन्होंने ठोका, बीजेपी को किसने लाया यहाँ, आरएसएस को किसने ये क्या कहते हैं एंट्री दे दी, घर घर तक पहुँचाया। और वो क्या, वो ये तो बेशर्मी की हद है, उनको शर्म आनी चाहिए इसी बातें करने को कि यार उनको लोगों ने रिजेक्ट किया है, 3 तक पहुंचाया है। उनको अपने आप में जांचना चाहिए कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। ये कहना बीजेपी के साथ कोई नहीं मिला है, वो न मिलेंगे। हमने बीजेपी के खिलाफ वोट हासिल किया और हम बीजेपी के खिलाफ रहेंगे। अच्छा, नौजवानों के लिए क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिसी बना रही है? क्योंकि हमने मैनिफेस्टो में आपके देखा था कि 3 महीने के अंदर जो है वो यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट आप लाने वाले थे और 180 दिन के अंदर 1 लाख नौजवानों को जो है आप रोज़गार फराहम करने वाले थे। लेकिन अभी फ़िलहाल उस तरीके की कोई बात या पॉलिसी बनते हुए दिखाई नहीं दे रही है। नौजवान परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है, एंजाइटी में है। क्या कुछ है उसके लिए? आपने हमारा मैनिफेस्टो शायद पढ़ा नहीं ठीक से। हमने कहीं नहीं लिखा 180 दिन के अंदर 1 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। हमने ये बताया है कि हम एक ऐसी पॉलिसी लाएंगे जिसमें हम बेरोज़गार लोगों को बच्चों को रोज़गार दे दिए। अब रोज़गार क्या होता है? रोज़गार नहीं हो गया कि आप गवर्नमेंट जॉब दे दें सबको, नहीं दे सकते। 5 साल में हम 1 लाख लोगों को इंशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब दे देंगे। ये आपसे मैं आज भी वादा करता हूँ यहाँ बैठ के। और हम जब विवरा दे देंगे उस वक्त 5 साल तक हम इंतजार करें। नहीं, 5 साल के अंदर 1 साल में तो आप 1 लाख लोगों को लगा नहीं सकते ना। मोदी जी ने नहीं लगाया। पूरे मुल्क में मोदी जी ने 1 लाख लोगों को नहीं लगा सका साल में, तो हम कैसे मुमकिन है जम्मू कश्मीर 1 लाख? मान गए आपकी बात, लेकिन एक मसला है ना, वो नौजवान जो अपनी उम्रें जो है उनकी निकल रही हैं, वो इस कागार पे हैं कि ना वो आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हैं। उनकी मुश्किलात इतनी हैं कि वो परेशान हैं कि हम इतनी पढ़ाई लिखाई करके ना ही अब मजदूरी कर सकते हैं, ना ही कोई और कारोबार कर सकते हैं। शादियां बहुत सारों की रुकी हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर का। और जब आपसे सवाल किया जाता, आप कहते हैं कि 2019 के बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी आई है, ग्राफ गिरा है, लेकिन बड़ा है। आप देख रहे हैं नौजवान जो सड़कों पर हैं वो गुहारे लगा रहे हैं। उनके लिए क्या पॉलिसी बनाई जाएगी? देखिए, आप सबको गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकते हैं, बिल्कुल मानते हैं हम। आपने PhD किया, MPhil किया। मैं कल हैरान हो गया, मैं गुलमर्ग चला गया तो मुझे एक लड़का मिला, मुझे कोई होटल ढूंढ रहा था मैं, तो उसने कहा मैं आपके साथ आऊँगा, मुझे वहीं जाना है। मैंने कहा आप बैठे। जब गाड़ी में हम बैठे तो मैंने उससे पूछा आप क्या करते हैं? आप कहाँ के? कहा टांग में रखा हूँ। मैंने कहा आप क्या काम? कह रहा गाइड का काम कर रहा हूँ। मैंने कहा कितना कमाते हो बेटा? दिन में कह रहा है 3000 रुपये कमाता हूँ। वो हो गया 90,000 रुपीज़ पर मंथ। और आप अगर टीचर की नौकरी देखोगे तो 40,000 रुपये मिलती है। आप अगर क्लर्क की नौकरी दे दो क्लास 4 में तो 20,000 की नौकरी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर यहाँ बहुत अच्छा सेक्टर है, उसमें अगर हम है कहाँ? वही मैं कह रहा हूँ। यहाँ हमने नहीं किया पिछले 7 साल में। यहाँ कुछ नहीं हुआ। 7 साल बहुत होते हैं। 7 साल एक गैप होता है, एक लाइफ होती है। तो अब नहीं हुआ पीछे, अब हम यहीं कोसते रहेंगे 7 साल में क्या हुआ, वो भी ठीक नहीं है। हमें आगे काम करना चाहिए और आप देखेंगे इंशाल्लाह इस रियासत बनने के बाद हम यहाँ बेरोज़गारों के लिए ऐसी स्कीमें लेके आएंगे जिससे बेरोज़गार। देखिए, मैंने अपने एरिया में मैंने कहा मैं 1000 बच्चों को ट्रेन करूँगा इन डिफरेंट सेक्टर्स। आप शेफ का ट्रेनिंग दे दें, आप डेस्क मैनेजर का ट्रेनिंग दे दें, आप फ्रंट मैनेजर का ट्रेनिंग दे दें, आप हाउस कीपिंग में दे दें, आप गाइड का ट्रेनिंग दे दें, क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज़्म बढ़ रहा है। तो हमारा काम ट्रेंड करना है, लेकिन नौजवानों को खुद भी काम करना चाहिए। नौजवान सुबह उठ के अगर मोबाइल के साथ ही रहेगा तो काम कब करेगा? नौजवानों को खुद भी ढूंढना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स ढूंढनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास स्कीम्स हैं जिसमें लोन देते हैं अपने बिजनेस। आपने देखा एक लड़की पुलवामा की, लेकिन रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। नहीं, अब तो रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए, आप कहोगे मैं घर में बैठ के सो के गवर्नमेंट ला के देगी, नहीं देगा कोई। आपको रिस्क लेना, आपको बिजनेस इस्टेब्लिश करनी है। आप सुबह 10 बजे उठे हुए और रात के 3 बजे सोओगे तो क्या बिजनेस करोगे? तो रात के 3 बजे तक आप मोबाइल के साथ होते हैं। हाँ, सुबह फिर 10 बजे उठते हैं, माँ उठाती है कि उठ बेटे अब कुछ का खा, तो आके में नहीं, वही तो नौजवानों को भी अपने टांगों पे खड़ा होने की ज़रूरत है।
काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि हम डिपेंडेंट हो जाए। बेशक हमारे पास काम है नहीं, हमारे पास नहीं है। मतलब मैं वो बच्चे भी देखता हूँ जो MA करके लेबर का काम करते हैं। चलो मैं कहता हूँ नहीं, लेबर भी एक काम है, लेकिन वो उसके लिए है। लेकिन नौजवान कहता है कि हमने जो MA इतनी किया है वो लेबर का काम कर नहीं सकता है। उसके नौजवान लिए ऐसी कहता नौकरी है, होनी चाहिए थी प्राइवेट सेक्टर में ही, जहाँ इज्जत से वो कमा सके। नौजवान कहता है कि हम इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो इसका क्या फिर फ़ायदा हुआ कि हम सर्व करना चाहते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में और हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हम आवाम की उस तरीके से खिदमत करना चाहते हैं लेकिन हम कर पा नहीं रहे हैं। तो ऐसे में आवाम नौजवानों का ये भी कहना है, कल भी नौजवान कह रहे थे कि फिर कॉलेजेस और स्कूलों पर तो ताला लगा देना चाहिए अगर क्वालिफिकेशन का कोई मकसद नहीं है। तो आप जाइए केरला, 99% वहाँ लिटरेसी रेट है। केरला में अगर ऑटो ड्राइवर देखोगे वो MA पढ़ा हुआ होगा। केरला में अगर सब्जी के बेचने वाला है, प्राइवेट सेक्टर बहुत है ना, हम जम्मू कश्मीर की सूरत हाल देखें तो नहीं, सुनिए आपकी बात दुरुस्त है। सब्जी बेचने वाला होगा वो ये TDC 10+2 BA होता है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, पढ़ाई है आपका जहन तैयार करना। आप कोई भी काम करते हैं, आप ज़मींदारी करते हैं, आपकी पढ़ाई का आप बिज़नेस करते हैं, उसके लिए पढ़ाई ज़रूरत नहीं है। हमने एक फोबिया हो गया है कि 400 की नौकरी पे हम जाएंगे गवर्नमेंट की और 4000 नहीं कमाएंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की नौकरी है। अब ना गवर्नमेंट के पास पेंशन है, वो पेंशन स्कीम, पेंशन के लिए नौकरी करता था आदमी, अब वो पेंशन भी नहीं रहा और आप 60 साल के बाद बगैर पेंशन के चले जाते। हाँ, सो मुझे लग रहा है हमें प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए और उसमें गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। वो अब नौजवानों को काम नहीं करना, गवर्नमेंट ने काम करना है कि हम प्राइवेट सेक्टर कैसे बढ़ा सकते हैं जहाँ इनकी खपत हो जाए नौजवानों की। वो आप ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। जब आपने सही कहा, पढ़े लिखे बच्चे जब नौकरी नहीं मिली, कहीं को उनको रोज़गार नहीं मिला तो वो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम कैसे उनके लिए एवेन्यूज़ पैदा करें। कुछ स्कीमें लेके आना चाहिए कि जहाँ पर सॉफ्ट लोन दे दें हम उनको, ताकि वो अपनी बहुत हो गया। यानी कि हम देखें कि 5 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलेगी और यहाँ के नौजवान की भी तकदीर बदलेगी। चलो, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे नज़ीर गुरेजी, जिनका कहना है कि नौजवानों के लिए पॉलिसी जो है सरकार को बनानी होगी और बनाएगी और प्राइवेट सेक्टर को जम्मू कश्मीर में इस तरीके से इस सतह पर लाएगी कि यहाँ के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार जो है वो फराहम हो सके। लेकिन देखने वाली बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने 5 साल के इस टेन्योर में जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल पाएगी या नहीं।